डियर टीचर ट्रेनीज, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पाठ योजना। पाठ योजनाएं विभिन्न प्रकार की होती है, लेकिन आज हम RCEM पाठ योजना के बारे में बात करेंगे। RCEM यानी कि रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के शिक्षाविदों ने जो पाठ योजना तैयार की है, उसका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक विशेष स्थान है और इसके माध्यम से छात्रों को बेहतरीन ढंग से, सफलतापूर्वक ढंग से पढ़ाया जा सकता है। तो पाठ योजना के संबंध में अगर मैं कहूँ तो हर टीचर ट्रेनी को इस पाठ योजना के माध्यम से कुछ पाठ बनाने होते हैं, जिसका निरंतर अभ्यास करके वह अपनी ट्रेनिंग के दौरान पूर्णतः ट्रेंड हो जाता है, प्रशिक्षित हो जाता है। 2-3 तरह की पाठ योजनाएं उसमें बनानी होती है। जैसे आपके लिए अभी यहाँ RCEM के कुछ लेसन्स बनाने हैं आपने, उस पर हम फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। और कुछ हार्वर्ड की अप्रोच के, जिसको हम हार्वर्शियन अप्रोच कहते हैं, और अप्रोच को हिंदी में हम उपागम कहते हैं। तो RCEM पाठ योजना के संबंध में हम आज बात करने वाले हैं। आप देख रहे हैं छात्र अध्यापक का नाम, सबसे पहले कक्षा, अनुक्रमांक, प्रकरण, विषय, उपविषय, समय और तिथि। इस तरह से आप हर टीचर ट्रेनी को ये पहले लिखना होता है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने प्रकरण का स्थान खाली छोड़ा है, यानी कि टॉपिक हमारा क्या होने वाला है अभी मैंने ये छोड़ा है और जानबूझकर छोड़ा है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको हमें कब प्रकरण को यहाँ पर लिखना होता है। सबसे पहला जो इसमें स्टेप है, जो चरण है, इसको हम सोपान भी कहते हैं। ये पहला है अदा, इसको इंग्लिश में कहते हैं इनपुट। इनपुट में शिक्षण बिंदु आते हैं, जिनमें कि हम शिक्षण बिंदुओं में अगर हम महात्मा गांधी को पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर हम एक उदाहरण के रूप में मैंने एक टॉपिक लिया है, जिसमें कि शिक्षण बिंदु आप देख रहे हैं महात्मा गांधी जी का जन्म एवं शिक्षा। और दूसरा जो बिंदु है, शिक्षण बिंदु, वह है महात्मा गांधी जी के मुख्य आंदोलन। इसके पश्चात आप देख रहे हैं पाठ योजना के उद्देश्य। पाठ के उद्देश्य हैं छात्रों को गांधी जी के जीवन दर्शन से अवगत कराना, छात्रों को गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों की पूर्ण जानकारी प्रदान करना। इसके पश्चात ये अदा में ही आता है। आगे देखिए, अपेक्षित व्यवहार परक उद्देश्य, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे हैं, वो हैं छात्र नए शब्दों के अर्थ जानने में समर्थ हो सकेंगे तथा प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। इसको ज्ञानात्मक रूप में हमने रखा है। उसके साथ दूसरा जो अपेक्षित व्यवहार परक उद्देश्य का दूसरा जो बिंदु है, वो आप देख रहे हैं, छात्र प्रकरण की व्याख्या तथा उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र परिकल्पना सिद्ध कर निष्कर्ष निकालने में सफल हो सकेंगे। प्रयोगात्मक, और छात्र प्रकरण का विश्लेषण कर मूल्यांकन कर सकेंगे। सृजनात्मक। इस तरह से ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मकता, ये हमारे अपेक्षित व्यवहार परक उद्देश्य हैं। यानी कि हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रकरण को पढ़ाने के माध्यम से हम इन उद्देश्यों की प्राप्ति करेंगे। छात्र को उस प्रकरण का ज्ञान होगा, वो उसको समझ सकेंगे, प्रयोग में ला सकेंगे, और उनके अंदर क्रिएटिविटी की भी जो विकास है, क्रिएटिविटी भी उनके अंदर विकसित होगी। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री यानी कि टीचिंग मटेरियल जो होता है, वो हमारे पास होना चाहिए। सामान्य सहायक सामग्री और विशिष्ट सहायक सामग्री। सामान्य सहायक सामग्री, इनके जर्नल टीचिंग एड। जर्नल टीचिंग एड में चौक है, श्यामपट्ट है, झाड़न, संकेतक और लपेटन श्यामपट्ट। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो चौक एंड ब्लैक बोर्ड, डस्टर, पॉइंटर एंड रोलिंग बोर्ड, राइट। इसके बाद बात करेंगे विशिष्ट सामग्री की, यानी कि स्पेसिफिक टीचिंग एड। प्रकरण से संबंधित चार्ट या मॉडल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में TLM का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस होता है।
तो इसीलिए टीचिंग मटेरियल आपके पास होना चाहिए। टीचिंग एड या टीचिंग एड के साथ कोई चार्ट मॉडल, इस तरह की लाइव चार्ट या कुछ इस तरह की सामग्री आपके पास हो सकती है, जिसको दिखा करके या जिसके माध्यम से आप बच्चों को अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा सकेंगे और उनको संतुष्ट कर पाएंगे, उनकी ज्ञान पिपासा को शांत कर पाएंगे। तो टीचिंग एड का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल है और आपके पास ये होना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ हम बात करेंगे RCEM अप्रोच के अगले स्टेप की, जिसको कहते हैं हम प्रक्रिया, और प्रक्रिया को इंग्लिश में कहेंगे प्रोसेस। तो इसका जो पहला बिंदु है वो अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन के क्वेश्चन हम यहाँ पर अपने छात्रों से पूछेंगे। तो छात्र अध्यापक छात्रों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए उनसे पूर्व ज्ञान संबंधी कुछ प्रश्न पूछता है। ऐसा अध्यापक इसलिए करता है ताकि उसे यह पता चल सके कि छात्रों को प्रकरण के संबंध में कितनी जानकारी है। ऐसा करना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए भी कि एक अध्यापक को यह पता होना चाहिए कि उसके छात्रों को जो वो टॉपिक पढ़ा रहा है उसके संबंध में पहले से कितना ज्ञान है, और इससे वो पढ़ने के लिए अभिप्रेरित होंगे। और छात्रों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नहीं तो टीचिंग वन साइडेड हो जाती है, एक लेक्चर मेथड की तरह कि वन साइडेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो जाता है। अब टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का वक्त नहीं रहा, अब वो ज़माना बीत चुका है। अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हो रही है, छात्र केंद्रित शिक्षा और शिक्षण प्रणाली। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। और छात्रों से जब हम प्रकरण के संबंध में कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उन प्रश्नों के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि छात्रों को इसके बारे में पहले से कितनी जानकारी है और वो पढ़ने के लिए अभिप्रेरित भी होंगे। तो इस तरह से कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पर रखे हैं। पहला प्रश्न हो सकता है, ये संभावित प्रश्न और संभावित उत्तर है। आप प्रश्न बदल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसी तरह का कोई टॉपिक पढ़ाना है किसी महान नेता के ऊपर या किसी महापुरुष के ऊपर, या इस तरह का कोई टॉपिक आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं, जिसमें कि पहला प्रश्न मैंने बनाया, हमारे देश का नाम क्या नाम है। तो संभावित उत्तर है, आप देख रहे हैं मैंने लिखा है संभावित उत्तर भारत, यानी कि छात्र कहेंगे भारत। आप किसी एक छात्र से पूछ सकते हैं, रोल नंबर 10, रोल नंबर 15, 20 या रोल नंबर 18, आप कोई पूछ सकते हैं। तो उसका नाम लेके कि हाँ रमेश आप बताइए, सुरेश आप बताइए, इस तरह से आप पूछ सकते हैं। तो उसका संभावित उत्तर है, उम्मीद करते हैं कि वो कहेगा भारत। अब प्रश्न संख्या 2 आप पूछेंगे, दूसरा प्रश्न, भारत पहले किसका गुलाम था। तो संभावित उत्तर रहेगा जिस छात्र से भी आप पूछेंगे, अंग्रेजों का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, अंग्रेजों में प्राप्त करने के लिए किन किन नेताओं ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया। तो ये प्रश्न आप जब पूछेंगे तो छात्रों का संभावित उत्तर जो है वो आएगा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि। संभवतः या विद्यार्थी ये उत्तर देंगे। प्रश्न नंबर 4, इन नेताओं में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। तो छात्रों का संभावित उत्तर होगा महात्मा गांधी जी को। तो डियर टीचर ट्रेनीज, यहाँ एक बात समझने वाली है कि ये जो प्रकरण की उद्घोषणा इसके बाद हम कर रहे हैं, ये हम बच्चों के मुंह से हम निकलवा रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि महात्मा गांधी, और फिर हम आगे कह रहे हैं कि छात्रों से संतोषजनक उत्तर मिलने के पश्चात छात्राध्यापक प्रकरण की उद्घोषणा करता है और कहता है, छात्रों आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। अब इससे पहले ये जो अभिप्रेरणा के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के बारे में कुछ जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये मैंने कुछ प्रश्न यहाँ पर रखे हैं, 4 प्रश्न आप देख सकते हैं। 4 से 5 प्रश्न आप अभिप्रेरणा में पूछ सकते हैं, और ये प्रश्न एक के साथ दूसरा कनेक्टेड रहना चाहिए, यानी कि इनमें अंतर संबंध रहना चाहिए। एक प्रश्न का उत्तर जहां आता है उसी उत्तर से अगला प्रश्न शुरू होना चाहिए। इसमें निरंतरता का होना बहुत जरूरी है। जो अभिप्रेरणा के प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को आप अपनी मर्जी से नहीं पूछ सकते कि कोई कहीं से उठा लिया, कोई कहीं से उठा लिया और मिलता जुलता कर लिया, ऐसे नहीं होगा। बल्कि आपको बहुत ही तरीके से निरंतरता के साथ
और क्रमबद्धता के साथ। ये इसके छोटे छोटे घटक हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जब आप अभिप्रेरणा के प्रश्न तैयार कर रहे हों। ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में आपको ऐसे प्रश्न उठाने हैं जो कि एक प्रश्न का उत्तर जो छात्रों के माध्यम से आपको मिले, उस उत्तर से ही अगला प्रश्न आए। तो क्रमबद्धता, निरंतरता का होना बहुत ज़रूरी है और उसके साथ साथ स्वाभाविकता का होना बहुत ज़रूरी है। इन बातों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी कई बार एक्सटर्नल एग्जामिनर इसके बारे में पूछते हैं तो छात्रों को अभिप्रेरणा के प्रश्न के बारे में कोई जानकारी नहीं होती और वो यहाँ पर अटक जाते हैं। वो बता नहीं पाते कि अभिप्रेरणा के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं। तो ध्यान में रखें, उसमें निरंतरता हो, अंतर संबंध हो और किसी तरह की कृत्रिमता उसमें नज़र ना आए, बल्कि वो स्वाभाविक रूप से आपके प्रश्न और उत्तर की जो एक संख्या है वो एक निरंतरता के साथ आगे बढ़े। उसमें किसी भी तरह की कोई बीच में टूटन या कोई कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि ऐसा लगे कि अब ये प्रश्न अननेसेसरी पूछे जा रहे हैं, अनावश्यक रूप से पूछे जा रहे हैं। तो एक कोशिश करें कि पहले प्रश्न का उत्तर जो हो, अगले प्रश्न को वहीं से ही शुरू किया जाए। जैसे मैंने कहा कि पहले हमने यहाँ पर जो प्रश्न रखा है, हमारे देश का नाम क्या है, तो छात्रों ने उत्तर दिया भारत। हमने फिर भारत को ही लिया। यहाँ पर देखिए, हमने लिखा है कि भारत पहले किसका गुलाम था? बच्चों ने कहा अंग्रेजों का। तो हमने फिर अंग्रेजों का, यानी कि जो उनके मुंह से जो उत्तर हमें मिला है, उस उत्तर को ही हमने फिर तीसरे प्रश्न में भी लिया और कहा कि अंग्रेजों से आज़ादी प्राप्त करने के लिए किन किन नेताओं का बहुमूल्य योगदान रहा। तो बच्चों ने जो महात्मा गांधी वगैरह के नाम लिए, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या जो भी नेता यहाँ पर हुए हैं, उनके बच्चे नाम लेंगे। अगर ऐसा भी हो कि महात्मा गांधी वो नहीं लें, महात्मा गांधी का नाम नहीं लेंगे, तो आप फिर दूसरे बच्चे से पूछिए कि इनके सिवा और कौन कौन से नेता रहे जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, महात्मा गांधी का नाम वो जरूर ले लेंगे। तो आपके, क्योंकि महात्मा गांधी ही पढ़ाना है आपको, तो ये संभवतया ये कोशिश रहे कि वो बच्चों के मुंह से वो नाम आ जाए जो आपने पढ़ाना है। और फिर वो नाम आया तो आपने फिर इन नेताओं में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है, तो या फिर अगर सुभाष चंद्र बोस आपने पढ़ाना है तो आप कहेंगे कि इन नेताओं में ऐसे कौन से नेता हुए जिन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इस तरह का नारा जिन्होंने दिया। इस तरह से आप पूछ सकते हैं बच्चों से, तो ताकि बच्चे वो नाम बताए। और अगर फिर भी बच्चे बताने में असमर्थ रहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं नीचे के छात्रों से असंतोषजनक उत्तर मिलने के पश्चात छात्राध्यापक स्वयं प्रकरण की उद्घोषणा करता है और कहता है कि हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे, जो भी आपका टॉपिक है। अच्छा, अब आते हैं हम बहुत महत्वपूर्ण फेज़ की और, वो है प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में छात्र अध्यापक प्रस्तुतिकरण में उचित गति, बल, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करता है। क्योंकि हम भाषा पढ़ा रहे हैं और भाषा जब पढ़ाई जाती है तो उसमें आदर्श वाचन का बड़ा विशेष महत्व है, क्योंकि भाषा को आप ऐसे किसी अन्य विषय की तरह नहीं पढ़ा सकते। इसलिए भाषा में उचित गति, बल, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पढ़ाना पड़ता है। तो आदर्श वाचन इसलिए भी जरूरी है कि जब अध्यापक उचित गति, बल, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन करता है तो उनके जो छात्र हैं कक्ष में, वो उनको ध्यान से सुन रहे होते हैं और अध्यापक के वाचन का उन विद्यार्थियों पर एकदम गहरा प्रभाव पड़ता है। हमने देखा है कि अपने शिक्षक से विद्यार्थी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके व्यक्तित्व से, उनकी वाणी से, उनके व्यवहार से। तो इस तरह से ये बात समझने जैसी है कि एक अध्यापक कक्ष में एक रोल मॉडल बन के कक्ष में वो प्रवेश करें और अपने छात्रों की ज्ञान पिपासा को शांत करने में पूरी ताकत झोंक दें। इसलिए पहले तैयारी के साथ जाएं, अच्छे से मेहनत करके जाएं, ताकि वहाँ पर किसी भी तरह से छात्रों को वो संतुष्ट कर सकें और छात्रों के जो सवाल है या उनके जो संशय हैं आप उनको दूर कर सकें। तो इस तरह से आगे एक हमने एक टेबल बनाया है, विषय वस्तु, छात्र अध्यापक, क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और श्यामपट्ट सारांश।
तो इसमें हम लिख रहे हैं महात्मा गांधी, क्योंकि हमारा शिक्षण बिंदु है महात्मा गांधी का जन्म और शिक्षा। तो आदर्श वाचन यहाँ पर अध्यापक का शुरू हो गया है और अध्यापक आदर्श वाचन शुरू करेंगे और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और छात्र अध्यापक जो है वो मुख्य बिंदुओं को श्याम पट पर भी लिखेगा। तो क्योंकि श्याम पट भी, ब्लैक बोर्ड भी यूज होना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाते समय केवल व्याख्यान दे देना काफ़ी नहीं है, बल्कि चार्ट, मॉडल इत्यादि का, टीचिंग एड का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लैक बोर्ड पर आप लिखें, चीज़ों को एक्सप्लेन करें, तब जा कर के विद्यार्थी संतुष्ट हो सकेंगे। तो यहाँ पर आदर्श वाचन करते हुए, जैसे मैंने पहले कहा, बड़ा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से शब्दों का उच्चारण आप करेंगे, निश्चित रूप से आपके विद्यार्थी भी उसी तरह से उन शब्दों का उच्चारण कर सकेंगे। तो आप शुद्ध उच्चारण के साथ उचित गति, बल, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए पढ़ाएं। तो अध्यापक यहाँ आदर्श वाचन करेगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई। सन 1888 ईस्वी में गांधी जी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए और पढ़ाई पूरी कर 1891 में भारत लौट आए। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और अगला जो शिक्षण बिंदु है, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन। अब हम इस पर आते हैं। महात्मा गांधी ने कई आंदोलन चलाए, जिनमें असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 तथा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रमुख हैं। अब ये मैंने यहाँ पर आदर्श वाचन के लिए बहुत कम सामग्री रखी है, क्योंकि मुझे आपको बताना था, लेकिन आप इतने से इसको ख़त्म ना करें, बल्कि आप इसमें कुछ और आंदोलनों को जोड़ सकते हैं। ऊपर वाले, जो हमारा ऊपर वाला शिक्षण बिंदु है महात्मा गांधी का जन्म और शिक्षा, इसके संबंध में पूरा आप बताएं, उन्हें विस्तार पूर्वक बताएं, तो आपका पाठ कंप्लीट होगा, पूर्ण होगा। इस तरह से पढ़ाने के पश्चात अपने दोनों बिंदुओं को, जो हमने शिक्षण बिंदु रखे, उनको कवर करने के पश्चात हम व्यक्तिगत वाचन पर आते हैं, जिसको हम इंडिविजुअल रीडिंग कहते हैं। छात्र आपके द्वारा पढ़ाए गए इस प्रकरण को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अब छात्रों की बारी है। अब छात्र जो जैसा आपने पढ़ाया है, उन्हें जिन शब्दों को जिस तरह से आपने उच्चारित किया है, उसी तरह से आप उम्मीद करेंगे कि आपके छात्र भी उन शब्दों का उच्चारण करेंगे और उचित गति, बल, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाचन करेंगे। तो व्यक्तिगत वाचन में एक एक छात्र से आप वाचन करवाएंगे, तो उनको पढ़ने के लिए कहेंगे। तो छात्र व्यक्तिगत वाचन करेंगे और इस तरह से अगर कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है किसी भी शब्द का, तो ऐसी स्थिति में अध्यापक उन्हें बीच में ही रोक करके उन्हें शुद्ध उच्चारण के लिए प्रेरित करेंगे और शुद्ध उच्चारण करना भी सिखाएंगे। इसके पश्चात बारी आती है नए शब्द, जो कि यहाँ पर आए हैं। कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, कठिन शब्द होते हैं। उन शब्दावलियों को यहाँ पर स्पष्ट करना, उनको सरल तरीके से अपने छात्रों को बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, जैसे असहयोग है, अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे असहयोग का अर्थ है सहयोग न करना, अवज्ञा का अर्थ है आज्ञा को न मानना तथा उसका उल्लंघन करना। इस तरह से सविनय का अर्थ है विनम्रतापूर्वक, यानी कि सविनय, विनयपूर्वक, विनम्रतापूर्वक। और प्रारंभिक, शुरू का या प्रारंभ में होने वाला, ऐसी कोई घटना जो प्रारंभिक यानी कि शुरू में हो रही हो। इसके पश्चात व्यक्तिगत वाचन के पश्चात मौन वाचन आता है, जो कि गद्य में होता है। अगर आप पद्य पढ़ा रहे हैं, पोइट्री पढ़ा रहे हैं, तो आपको मौन वाचन नहीं करना है, बल्कि लाउड रीडिंग करनी है, सस्वर वाचन करना है, क्योंकि कविता को गाया जाता है, कविता में मौन वाचन नहीं होता। बस यहाँ इतना ध्यान रखें गद्य और पद्य में, क्योंकि पद्य में आप मौन वाचन नहीं कर सकते हैं। तो मौन वाचन, क्योंकि हमने आज ये गद्य का प्रकरण लिया है, तो मौन वाचन आप करने के लिए आप अपने छात्रों को कहेंगे। छात्र अध्यापक छात्रों से मौन वाचन करने के लिए कहेगा।
छात्र अर्थ ग्रहण करते हुए एकाग्रचित होकर मौन वाचन करेंगे। अच्छा, जब हम आदर्श वाचन, व्यक्तिगत वाचन और मौन वाचन की बात करते हैं तो आदर्श वाचन होता क्या है, इसको जानना भी बहुत जरूरी है। आदर्श वाचन, जैसे मैंने पहले ही कहा, उचित गति, किसी भी लिखित सामग्री को उचित गति, बल, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाचन करना आदर्श वाचन कहलाता है। व्यक्तिगत वाचन, जिसमें कि छात्र उचित गति, बल, विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करते हुए वाचन करते हैं, और अगर वो वैसा करने में असमर्थ रहते हैं तो अध्यापक उन्हें शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करने के लिए प्रेरित करते हैं। और उसके बाद मौन वाचन भी किसी भी लिखित सामग्री को अर्थ ग्रहण करते हुए वाचन करना, अर्थ ग्रहण करते हुए और बिना आवाज किए, बिना स्वर के, बिना होंठ हिलाए, मन ही मन वाचन करना। लेकिन ध्यान रखें, अर्थ ग्रहण करते हुए एकाग्रचित होकर वाचन करने की क्रिया को मौन वाचन कहते हैं। इसके साथ हम बात करते हैं तीसरे और अंतिम स्टेप की, RCEM अप्रोच के, जिसको हम प्रदा कहते हैं और इंग्लिश में आउटपुट इसको कहते हैं। तो वास्तविक अधिगम परिणाम यानी कि रियल लर्निंग आउटकम, इसमें हम अध्यापक छात्रों से वास्तविक अधिगम परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रकरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेगा। तो प्रकरण के संबंध में कुछ प्रश्न पूछने की ये प्रक्रिया है जो कि अभी आपने पढ़ाया है। इससे आपको ये पता चलेगा, जैसे कि हम इवेल्युएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, छात्रों से फीडबैक लेते हैं, जो हमने अभी प्रस्तुतिकरण के दौरान पढ़ाया है, क्या वो छात्रों को समझ आया है। अगर वो छात्रों को समझ आया है तो निश्चित रूप से वो आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में सफल हो सकेंगे। और अगर उनको आपका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया, आप बेहतर ढंग से आपने नहीं पढ़ाया उन्हें, तो निश्चित रूप से वो उत्तर देने में सफल नहीं हो सकेंगे। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो मैंने पढ़ाया है वो मैंने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है या मैं नहीं पढ़ा पाया हूँ, तो और बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ कितना समझ में आया है। तो ये पूछना बहुत ज़रूरी है और इसके माध्यम से ये इस निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता है कि जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मैंने आज, जिन उद्देश्यों को लेकर मैं आज इस प्रकरण को लेकर कक्ष में आया था, क्या वो उद्देश्य पूर्ण हुए हैं, क्या उसकी पूर्ति हो पाई है या नहीं। अगर कुछ कमी रह गई है तो निश्चित रूप से आपको इस मूल्यांकन के दौरान पता चलेगा। तो आप कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। अब मैंने यहाँ उत्तर नहीं लिखे हैं, लेकिन वो संभावित उत्तर छात्र देंगे। हो सकता है छात्र कुछ बोले तो वो संभावित उत्तर यहाँ पर हो सकते हैं। तो महात्मा गांधी ने कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड कब गए। महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड कब गए, इसका भी संभावित उत्तर छात्र देंगे, तो वो आप लिखेंगे इसके बीच में, जो मैंने नहीं लिखा है। और प्रश्न संख्या 3 है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था, छात्र इसके बारे में बताएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर 3 ही प्रश्न रखे हैं, लेकिन आप अधिक प्रश्नों को यहाँ रख सकते हैं, 4 से 5, 1-2 प्रश्न यहाँ पर आप और शामिल करें और लिखेंगे। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, महात्मा गांधी के जीवन दर्शन से आपको क्या शिक्षा मिलती है, या महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए आंदोलनों से आपको क्या शिक्षा मिली। कुछ भी आप इससे संबंधित, प्रकरण से संबंधित प्रश्न यहाँ पर रख सकते हैं। तो इसके बाद अंतिम जो अध्यापक कार्य करेगा वो अपने छात्रों को गृह कार्य देगा, यानी कि होम असाइनमेंट देगा, ताकि छात्र घर में भी सक्रिय रहें और आपके द्वारा दिए गए कार्य को घर में बेहतरीन ढंग से करके आएँ। अगले दिन आप उसकी नोटबुक को चेक भी करेंगे। तो गृह कार्य में हमने एक प्रश्न रखा है, आप 2 भी रख सकते हैं यहाँ पर, महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए मुख्य आंदोलनों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये जो RCEM पाठ योजना है उसके बारे में आज हमने पढ़ा। और RCEM पाठ योजना का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक बहुत बड़ा स्थान है और हम इसे समझें कि पाठ योजना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए, सक्सेसफुल टीचिंग के लिए क्यों ज़रूरी है। ये बहुत ही आवश्यक पहलू है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। और जब हम डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेस को, मेथड्स को, डिवाइसेस को, टेक्निक्स को, स्किल्स को समझते हैं
और उसकी पूर्ण जानकारी हासिल करते हैं तो निश्चित रूप से हम एक सफल अध्यापक के रूप में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो सकते हैं। और ज्ञान के अभाव में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है जो कि हम कह सकते हैं कि हम एक शिक्षक होने के नाते हम ऐसा नहीं कर सकते और हमें ऐसा करना भी नहीं चाहिए। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के लिए पूर्ण जानकारी प्रदान करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक के कंधों पर बहुत बड़ा दायित्व है इस समाज को नई दिशा देने का, राष्ट्र निर्माण का। कहते हैं ना, टीचर इज ए बिल्डर ऑफ द नेशन। Teacher should be loaded gun when need, fire on and fire on target. So try to understand the things, how to teach the students successfully with the help of different methods of teaching, different approaches and different skills, teaching materials, TLMs, and so many things are there which you can use during the teaching learning process. So dear teacher trainees, try to understand the things and be ready to become a successful teacher. तो आज हमने RCEM अप्रोच के बारे में बात की है और हम हार्वर्ड की अप्रोच के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत सारे बिंदुओं पर बात की जा सकती है। अगर कोई आपका सुझाव हो या आपको कुछ शंका हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट डाल सकते हैं। तो ओके, थैंक यू। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भेजें और अपने सुझाव दें, ताकि हम और बेहतरीन ढंग से टीचिंग लर्निंग मटेरियल को और परिष्कृत ढंग से आपके साथ शेयर कर सकें, साझा कर सकें। तो ऐसा हम प्रयास करते रहेंगे और आपको आपके मार्गदर्शन के लिए, आपको प्रोत्साहित करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए जो भी प्रयास, सफल प्रयास हो सकते हैं, वो ज़रूर मेरे माध्यम से किए जाएंगे। मैं प्रयास करूँगा कि मैं आपके जीवन में जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकूं, ऐसा मैं प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।